मामा जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहानी। मेरा नाम प्रिया है और मैं 19 साल की हूँ। मैं अभी एक जॉब करती हूँ जो कि मेरे मामा के घर के पास ही था। मैं जब भी ऑफिस से आती तो मामा के घर रुक जाती। मेरे मामा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो पूरे जवान और हॉट दिखते थे। वे शादी के लिए राज़ी नहीं होते थे क्योंकि उनको शादी का सुख पहले ही मिल जाता था। मैं जब जाती मामा के घर तो मामा मुझे घूर घूर कर देख। मुझे तो डर सा लगने लगा कि मामा की शादी नहीं हुई और मामा मुझे इस तरह से देख रहे हैं कि मुझे अब तो मैं जब घर आई तो सोचने लगी कि क्या करूं। फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया। फिर जब अगले दिन ऑफिस से मामा के घर गई तो मामा दरवाज़ा पर ही खड़े थे और मैं पीले कलर की सूट पहनी थी जो कि थोड़ी टाइट थी। तो मामा मुझे गहरे नज़रों से निहार रहे थे। फिर मुझसे बोले कि प्रिया, तुम क्या काम करती हो? तो मैं डरते हुए बोली कि मामा, ऑफिस का काम करती हूँ। फिर बोले कि ये ड्रेस किसने दी है? तो मैं बोली कि भैया ने दिलवाया है। वो बहुत अच्छा दिख रहा है। तुम्हारे बदन पे तो ऐसे ही सटा हुआ ड्रेस पहना करो, अच्छा दिखती हो। फिर मैं बिना कुछ बोली अंदर चली गई। उसके बाद मैं नानी के पास गई तो नानी से मैं बोली कि नानी, मामा की शादी क्यों नहीं कर रही हो? तो नानी बोली, तुझे क्या पड़ी है, इसकी शादी होगी। तब तक मामा आ गए और मैं चुप हो गई। फिर मामा ने बोला कि माँ, एक चाय बना दो। फिर नानी चाय बनाने चली गई। मैं भी उनके पीछे किचन में गई। फिर चाय बनाने के बाद नानी बोली कि प्रिया, ये चाय दे दो रमेश को। फिर मुझे झट से लगा कि कहीं गई तो कुछ ऊंच नीच ना कर दे। फिर मैं चाय लेकर मामा के कमरे में गई तो मामा अपना शर्ट खोलकर बैठे थे। तो मैं बोली, मामा चाय। तो मामा मुझे घूरने लगे। थोड़ी देर बाद बोले कि टेबल पर रख दो। तो मैं टेबल पर रख दी। मामा मेरी दूसरी नानी के तीसरे बेटे थे। नाना जी ने 2 शादियाँ की थी। बड़ी नानी अब इस दुनिया में नहीं थी। मामा जब वो वन विभाग में अधिकारी हुए तो सबसे अधिक खुशी मुझे ही हुई थी। हाँ, तो मामा के लिए रिश्तों की बहार सी आ गई थी उन दिनों। लेकिन बड़े नखरे थे मामा के विवाह के लिए, क्योंकि छोटी नानी की पहलौठी की 2 संतानें पैदा होकर चल बसी थी और मामा बड़ी मान मिनौतियों के बाद पैदा हुए थे। साथ ही फूल पान की तरह पाले भी गए थे। इसीलिए घर वाले ने इनके नखरे भी सिर आंखों पर लिए। कितनी ही लड़कियां देखी गईं, उनके ब्याह के लिए देख कर छोड़ी गई। किसी के रंग दबा तो किसी की हाइट कम, कोई मोटी तो किसी की आंखें छोटी। दर्जनों रिश्ते छोड़े गए, लेकिन मामा का ब्याह कहीं तय नहीं हो पाया। माँ और नानी को कई बार कहते सुना कि रमेश को तो कोई हूर की परी ही चाहिए। हाँ, मेरे मामा थे ही ऐसे। उनके साथ कोई वैसी लड़की जचती ही नहीं। गोरे उजले, स्वास्थ्य सुदर्शन, आकर्षक, हंसमुख, कितने विभूषण दूं मैं उनके लिए। मामा के लिए मेरा चाव भी काफ़ी था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन मामा और उनके घनिष्ठ मित्र यश स्विमिंग पूल में तैरने गए तो पता नहीं कैसे यश गहराई में डूबता चला गया। मामा तो तैर कर बाहर आ गए, लेकिन यश की दम घुटने से मृत्यु हो गई। यश अपने परिवार का अकेला लड़का था। रमेश मामा जब उनके वृद्ध माता पिता को दिलासा देने पहुँचे तो नाना भी साथ थे। कहीं न कहीं अच्युत मामा स्वयं को उनका अपराधी मान रहे थे। इसीलिए जब बिलखते हुए उनकी माँ ने नाना से कहा, भाई साहब, मेरी बेटी शादी योग्य है। अगर रमेश से उसकी शादी हो जाती तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा यश वापस लौट आया। और इस तरह रमेश मामा का ब्याह उस अनदेखी अनजानी लड़की से चटपट हो गया था। भावनाओं का ज्वार इतना अधिक था कि एक बार मिलने या तस्वीर देख लेने का औपचारिकता भी नहीं बरती गई। हफ्ते भर के अंदर ही उषा मामी ब्याह कर रमेश मामा के घर चली आए। उस दिन नाना ने अपने घर को रोशनियों से सजाया था।
माँ ने उषा मामी की मुँह दिखाई सोने की गिन्नी से की थी, लेकिन उन्हें उषा मामी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। रसोई में जाकर नानी से बोली थी, कैसी जगह ब्याह दिया रमेश को पिताजी ने, बला डाल दी गले में। लेकिन जब उषा मामी ने ढोलक की थाप पर बोल रे पपीहरा गाया तो सभी मंत्रमुग्ध रह गए। मानना पड़ा कि कोयल काली ही होती। फिर अगली सुबह ऊपर वाले जीने से रमेश मामा धड़-धड़ करते नीचे उतरे और बरामदे का दरवाज़ा भड़ाक से बंद करते हुए बाहर चले गए। मुझे आज भी उनका वो तमतमाया चेहरा याद है और नानी का कांपता स्वर। रमेश को पसंद नहीं आई दुल्हन। तभी छम-छम करती उषा मामी ऊपर से नीचे उतरी। आज उन्होंने चेहरे पर पूरा घूंघट हटा रखा था। गहरा सांवला रंग, कुछ फैली सी नाक और छोटा कद। आँख जरूर शरबती थीं, लेकिन उन आँखों में डूबने की फुर्सत कहाँ थी। रमेश मामा को उन्होंने तो पहली दृष्टि में ही नापास कर दिया था। उषा मामी का सच मुझे भी बहुत निराश हुई थी उन्हें देखकर। जयमाला के समय तो ब्यूटी पार्लर वाली ने उनका काया पलट ही कर दिया था, किंतु कलई उतरते ही असली रंगत सामने आ गए। भरपूर दान दहेज और धन दौलत देने के बाद भी घर में कोई भी उषा मामी को मन से स्वीकार नहीं कर पाया। ईश्वर ने उषा मामी को रूप रंग देने में कृपाणुता अवश्य बरती थी, लेकिन उनकी बुद्धि, गुण और व्यवहार अद्भुत थे। बोली में इतनी मिठास की पराया को भी अपना बना दे। समय के साथ घर भर में सबकी दुलारी बन चुकी उषा मामी अच्युत मामा का प्यार नहीं पा सकी। पुरुष तो स्त्री के सौंदर्य से ही बंधा होता है। शायद मैं भी विवाह की उम्र के आसपास ही थी और जानती थी, समझती थी कि विवाह के सुख जोड़े में आरंभ की गई यात्राएं कितनी सब मांगती हैं। एक शहर में रहने के कारण अक्सर मैं अकेले ही नानी के घर चली जाती थी। उस दिन अचानक ही ऊपर उषा मामी के कमरे में उनसे मिलने पहुंच गए। वो दरवाज़ा की तरफ पीठ किए आराम कुर्सी पर लेटी थी। मैंने देखा मामा की कमीज उनकी गोद में थी और वो उसके बटन चूमे बाहें चूम रही थी, सूंघ रही थी। शायद वो मामा की महक में डूबी हुई थी। मेरी आहट सुनकर पलटी और शर्मा गई। उस समय सच मुझे वे बहुत प्यारी लगी। ये क्या मामी, दिन में भी मामा की को याद करती रहती हो? मैंने उन्हें छेड़ा तो उनकी आंखें छलक उठी। उनके आंसुओं की उस तरलता में एक परछाई थी जिसे मैंने ना जाने कितनी बार देखा था। वे उठकर खिड़की के बाहर के आसमान में ना जाने क्या ढूंढ रही थी। शायद अपने टूटे हुए सपनों के किरचे। उनके मन में अत्यधिक दुख था जो उस दिन उन्होंने मुझसे टुकड़ा टुकड़ा बांट लिया था। उनके ब्याह को 4 बरस होने को आए थे और उनकी गोद अभी तक सूनी थी। सर्दी की उस पूरी दोपहरिया में उषा मामी के साथ रही। बहुत से दुख निःशब्द समझे जाते हैं। विवाह की पहली रात से ही अच्युत मामा ने उषा मामी से दूरी बना ली थी। पहली ही रात में वे उषा मामी का घूंघट उठाने के बाद अपना वो तकिया उठाकर दूसरे कमरे में सोने चले गए थे। धीरे धीरे वो बाहर वाले कमरे में ही सोने लगे। लेकिन मामा की अपेक्षा के बाद भी उषा मामी टूटी नहीं। अपने लिए एक जमीन, एक आकाश ढूंढ लिया था। उन्होंने जो उनका अपना था, डिग्री थी उनके पास। राजकीय कन्या विद्यालय में संगीत शिक्षिका हो गई थी। समय के साथ नानी पोते पोती के लिए अकुला उठी थी। एक ही लड़का, वह भी निर्बसिया। हे भगवान, ये कहाँ का न्याय है? लेकिन भगवान है ही कहाँ जो हम उससे सवाल करें। उसे तो हम बेकार में यश अपयश देते रहते हैं। फिर मामा की वंश बेल बढ़ती भी तो कैसे? जब पुरुष स्त्री का संग साथ होगा तभी ना वंश बेल बढ़ेगी। जब मन ही मन पूरा नहीं बन पाता तो पौधा कहाँ से बनेगा? ये कौन समझाए घर वालों को? नानी के ताने से मामी का कलेजा छलनी होता जा रहा था। धीरे धीरे
वो ढीठ होती जा रही थी। 4 बरस में 8 बार भी मायके नहीं गई। मैं सोचती कि क्या रमेश मामा और उषा मामी के बीच कोई भी ऐसा तूतू नहीं होगा जो उन्हें परस्पर जोड़ देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बच सका था। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि उषा मामी सच में मायके चली गई, हमेशा के लिए, फिर कभी वापस नहीं आई। सुना था नानी ने चिड़चिड़ाहट में उन्हें बंजर बाज कहकर धुतकार दिया था, शायद एकाध हाथ भी उठा दिया था। उन पर दुखी मान लिया। बिना कुछ कहे सुने उषा मामी चली गईं। किसी ने उन्हें रोका भी नहीं। समय गुजरता गया। माँ से सुनती रहती कि रमेश मामा के लक्षण ठीक नहीं हैं। मामी के चले जाने के बाद वो भटकते रहें, इस औरत से उस औरत तक। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। समय, मौसम और उम्र कहाँ रुकते हैं, किसी के लिए फिसल जाते हैं। बंद मुट्ठी में से रेत की तरह रमेश मामा अपनी उम्र को मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मन और उम्र की एक संगतता साथ बनी रहनी चाहिए। यदि किसी बिंदु पर मन और उम्र की एक संगतता छूट जाए, उम्र आगे निकल जाए और मन वहीं ठहरा रह जाए, तो एक अजीब सी त्रिसठी झेलनी पड़ जाती है। बिना कुछ कहे सुने उषा मामी चली गईं। किसी ने उन्हें रोका भी नहीं। समय गुजरता गया। माँ से सुनती रहती कि रमेश मामा के लक्षण ठीक नहीं हैं। मामी के चले जाने के रमेश मामा दूसरा ब्याह करना चाहते थे, लेकिन कैसे करते। मामी ने तलाक के कागज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। उम्र के निशान अच्युत मामा के चेहरे और शरीर दिखने लगे थे। गिरते बाल और बढ़ता मोटापा। वे कैसे न कैसे अपने यौवन की मुट्ठी में कर लेना चाहते थे, लेकिन वो याद तो नहीं कि कोई पुरुष अपना यौवन उनको दान में दे देता। फिर एक दिन सरकारी दौरे से लौटे मामा अकेले नहीं थे। एक 16-17 वर्ष का कमसिन लड़की उनके साथ थी। नाना नानी, माँ और मैं, सबके साथ पूरा परिवार स्तब्ध, हतप्रभ, आश्चर्यचकित था। ये अरुंधति है। आज से ये यहीं रहेगी, मेरी पत्नी और आपके घर की बहू बनकर। नानी कुछ नहीं बोल पाई थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। कोई कहता अरुंधति विधवा थी, कोई कहता विधवा नहीं, परित्यक्ता थी। जो भी हो, अरुंधति बहुत बहुत सुंदर थी। वास्तव में ये सिंदूर गांव में गए अपने दौरे में गरीब के हारे एक परिवार की कन्या अरुंधति को देखकर अच्युत मामा लट्टू हो गए थे और 4000 रुपये में उसे खरीद लाए थे। अरुंधति के लिए सुख का अर्थ था मन भर खाना और तन भर कपड़ा। फिलहाल अरुंधति को घर में ऐसे ही नहीं रखा जा सकता था। नानी और मामा ने मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी। गुड्डी इसे कुछ तौर तरीके सिखा। अरुंधति काफ़ी फूहड़ और मूर्ख थी, लेकिन उसकी व्यवहारिक बुद्धि गजब की थी। 1 महीने में ही उसकी काफ़ी कुछ काया पलट कर दिया था। हम लोगों ने इतने दिन नानी ने उसे अपने पास ही रखा। समय की बलिहारी की पता नहीं कैसे उषा मामी ने भी तलाक के कागजों पर दस्तखत करके भिजवा दिया थे। अच्युत मामा ने के ब्याह का मुहूर्त दोबारा निकला। 30 पर रमेश मामा का दोबारा ब्याह का हौसला भी गजब का था। सिर पर बचे कुचे बालों को कस कर रंगा था। उन्होंने महंगी शेरवानी, जूतियाँ, कलगीदार मोर, सब कुछ A1। अरुंधति भी हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर भर भर, हाथ चूड़ियाँ और बारीक काम का लहंगा चुनरी पहनकर जब तैयार हुई तो उसके माथे की लाल बिंदियाँ जैसे लपटें मार रही थीं। इस बार ब्याह में कोई धूमधाम नहीं था। घर के आंगन में ही फेरे पड़ेगा। फेरों के बाद मामा ने नई मामी के साथ नाना नानी का पैर छुआ। झुककर जैसे ही उठे, सामने ही बरामदे का बड़ा सा अदमकद आईना खिलखिला उठा। उसमें रमेश मामा और अरुंधति की प्रतिबिंब साफ साफ झलक गया। कच्ची कली सी अरुंधति जो अपनी पूरी सुंदरता के साथ बेहद मासूम लग रही थी। दूसरी तरफ तेजी से बुढ़ाते रमेश मामा जो उम्र से अरुंधति में लगभग दोगुने थे। अनियमित दिनचर्या और ऊटपटांग आदतों के कारण वे अरुंधति के साथ कितने बेमेल लग रहे थे। अगणित बार फेशियल और हेयर
कलरिंग के बाद भी उनके चेहरे की झुर्रियाँ स्पष्ट झलक रही थी। आंगन में बैठी साफ साफ देख रही थी कि अच्युत मामा के चेहरे की रंगत चली गई। उन्होंने मुट्ठियाँ भींच ली थी। उड़ती सी एक नज़र सभी पर, खाली खाली सी नज़र, और हाथ में पकड़ा नारियल पूरी ताकत के साथ आईने पर दे मारा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।